हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर का मतलब है कि बेसिक हॉर्टिकल्चर का पार्ट होता है। बेसिक हॉर्टिकल्चर मतलब कि हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर के बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, माइल्डली में बात करूं तो हॉर्टिकल्चर के बेसिक के बारे में आज की क्लास में मैं बात करूंगा। आपको बिल्कुल सेपरेट नोट्स बनाने हैं बुक्स के अंदर, जो भी हैं अपने नोटबुक के अंदर, और जो भी चीज़ नहीं समझ में आए आप मुझे पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई। इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर में आपको मैं बताऊंगा कि हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा। उद्यान विज्ञान कहाँ से आया, किस तरीके से इसकी हम मुख्य रूप से हम देखें तो उद्यान विज्ञान की कौन कौन सी ब्रांच है, उद्यान विज्ञान के फादर्स कौन से हैं, और हॉर्टिकल्चर को एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशंस के रूप में किस तरीके से देखा जाए, किस तरीके से एग्रीकल्चर में आने के बाद में एक एग्रीकल्चर में रिवोल्यूशंस आई, क्रांति आई, जैसे हॉर्टिकल्चर रहा, एग्रोनॉमी रहा और अपना एनिमल हस्बेंड्री रहा। एग्रीकल्चर जो है एक तरीके से हम बात करें, इसका जो मूवमेंट है, मूवमेंट के रूप में हम देखें तो पुरानी हम बात करें 18वीं सदी, 19वीं सदी या 17वीं सदी जो है वहाँ से एग्रीकल्चर चल रहा है, लेकिन एक रिवोल्यूशन के रूप में हमें जो है जो किस तरीके से एग्रीकल्चर का जो है हम देख पाएंगे उसके बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। तो इस क्लासरूम से हमारा जो लाइव चल रहा है वो अपने यहाँ पर एप्लीकेशंस में भी चल रहा है लाइव, और हमारे जो क्लासरूम में स्टूडेंट है वहाँ पे भी चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या है। उद्यान विज्ञान के बारे में बात करेंगे, गार्डन क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि मुख्य रूप से हम बात करें कि हॉर्टिकल्चर जो है उस हॉर्टिकल्चर के बारे में बेसिकली हम बात करें तो इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पे उद्यान विज्ञान हम क्या करेंगे, देखो वर्ड जो है लिया गया है कौन सी भाषा से लिया गया है, लेटिन भाषा से। कौन सी भाषा से लिया गया है, लेटिन। एक तो हॉर्टी को हम कौन सी भाषा से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस से, और एक कल्चर से मिला हुआ है जिसका नाम क्या है, कल्चरा। तो यानी कि हम बात करें हॉर्टस का मतलब होता है कि कोई भी गार्डन क्रॉप्स, यानी कि हम बात करें गार्डन क्रॉप्स, जो भी गार्डन क्रॉप्स है उसका जो कल्टीवेशन करते हैं। कल्चरा कौन सी भाषा से लिया गया है, लेटिन भाषा से, और लेटिन भाषा से लिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हॉर्टिकल्चर को जब हम तोड़ते हैं, वर्ड्स को हम तोड़ते तो एक तो निकल के आता है हॉर्टस और एक निकल के आता है कल्चरा। मींस हॉर्टस का मतलब हो गया गार्डन क्रॉप्स, हॉर्टस का मतलब क्या हो गया, गार्डन क्रॉप्स, और कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन, यानी कि खेती करना। गार्डन क्रॉप की खेती करना एक आर्ट ऑफ कल्चर है। क्या है, आर्ट ऑफ कल्चर है। अब गार्डन क्रॉप्स में सर आप हमें ये बताइए कि गार्डन क्रॉप्स कौन सी होती हैं। गार्डन क्रॉप्स के बारे में मैं बात करूं तो मुख्य आपको पता है जितने भी पोमोलॉजी के अंदर आती हैं, ओलेरिकल्चर के अंदर आती हैं, और सीड स्पाइसेस क्रॉप्स जितनी भी आती हैं वो सारी क्या है, गार्डन क्रॉप्स। और इनसे रिलेटेड जो मैनेजमेंट करते हैं, जैसे हम बात करें पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, इनसे जो प्रोडक्ट बनते हैं, फ्लोरिकल्चर है, फूलों का अध्ययन, वो भी गार्डन क्रॉप्स आती हैं। गार्डन में लगने वाली जितनी भी हैं, चाहे हम सजावटी के रूप में लगाएं, चाहे हम बात करें एक तरीके से हम बात करें पोमोलॉजी हैं, जैसे कि फ्रूट्स के रूप में लगाते हैं, वेजिटेबल्स के रूप में, ये सारी कौन सी क्रॉप्स आती हैं, गार्डन क्रॉप्स आती हैं। तो जो भी गार्डन क्रॉप्स आती हैं उसका जो कल्टीवेशन करते हैं और उसकी जो स्टडी करते हैं वो किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं। किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर में करते हैं। तो एक बार यहां पर जो है, एक बार मैं आप सभी एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट को बता देता हूं कि आपकी बेसिक क्लासेस चल रही है, रिवीजन क्लासेस चल रही है ऑन द क्लासरूम से। ठीक है, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। तो यहां पर ये चीज आप लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखोगे उद्यान विज्ञान, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए नोटबुक में, और उसका वर्ड जो है कौन सी हॉर्टस से लिया गया है और लेटिन भाषा का है, और इसी तरीके से कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन, और हॉर्टस का मतलब हो गया गार्डन क्रॉप। नोट करके नीचे लिख लेना, नोट करके नीचे लिख लेना, उद्यान की फसलों की खेती करना, कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। उद्यानी फसलों की खेती करना, उद्यानी फसलों की क्या करना, खेती करना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं। अब आगे हम बात करेंगे, देखो आगे हम बात करते हैं
इसके कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, इसकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज के बारे में हम देखते हैं। इसकी जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, देखो, एक तो होती है पोमोलॉजी, एक होती है ओलेरीकल्चर और एक होती है फ्लोरीकल्चर। अब इसमें आप लिखो उद्यान विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसमें देखो पोमोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, ओलेरीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और हम किसके बारे में, फ्लोरीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। पोमोलॉजी का मतलब होता है कि हम बात करें और पोमोलॉजी के बारे में हम डिस्कस करें। पोमोलॉजी, देखो पोमोलॉजी का मतलब है, लॉजी का मतलब यहां पे लॉजी लगा हुआ है, और मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पर लॉजी लगा हुआ है इसका मतलब वहां हो गया स्टडी। क्या हो गया, स्टडी। कल्चरा का मतलब क्या हो गया, कल्टीवेशन। तो पोम्स शब्द से लिया गया है, कौन से शब्द से लिया गया है, पोम्स। और पोम्स का मतलब होता है फ्रूट्स, पोम्स का मतलब क्या होता है, फ्रूट्स। और लॉजी का मतलब क्या हो गया, अध्ययन करना। तो लॉजी तो कौन सी भाषा का है, ग्रीक लैंग्वेज का है, और फ्रूट्स कौन सी भाषा का है, लैटिन लैंग्वेज का है। कौन सी लैंग्वेज का है, लैटिन भाषा। यानी कि पोम्स तो कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से। और लॉजी किसका है, ग्रीक भाषा का है। कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा। यानी कि हॉर्टिकल्चर की वह ब्रांच, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, फलों का। देन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में बात करें, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड इज पोमोलॉजी। कौन सी ब्रांच होगी, पोमोलॉजी। मतलब जितने भी फ्रूट्स आएंगे इनको ब्रांचेज, हॉर्टिकल्चर की अलग अलग ब्रांचेज हैं। ब्रांचेज में पहली सब ब्रांच है पोमोलॉजी, उसके बाद में सेकंड सब ब्रांच है ओलेरीकल्चर, और फिर है फ्लोरीकल्चर। ये तीन ब्रांच जो है, मेन ब्रांच है। तो पोमोलॉजी में हम क्या करेंगे, पोमोलॉजी में हम बात करने वाले हैं कि पोमोलॉजी में मेनली हम बात करेंगे किसके बारे में, फलों के बारे में। किसके बारे में, फलों के बारे में। यानी कि जितनी भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस में जो भी फ्रूट्स दे रखे हैं, उनका मैनेजमेंट दे रखा है, उनके जो इंसेक्ट दे रखे हैं, उनके जो डिजीज दे रखे हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो दे रखा है। मैन बेसिक हॉर्टिकल्चर में पोमोलॉजी से पहले आपको यह पता होना चाहिए मोनोकोट कौन सा है, डाइकोट फ्रूट्स कौन सा है। इसकी पोमोलॉजी से रिलेटेड बेसिक चीजें, कौन सा खरपतवार, इसमें कई वीड्स जो होते हैं वो भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसी इरिगेशन सिस्टम क्या है, जलवायु क्या सिस्टम है इनमें, तो वो बेसिक चीजें मैं आपको पहले बताऊंगा। जलवायु के प्रकार, क्लाइमेट कंडीशन कैसी चाहिए कौन से फ्रूट्स को। इसमें कई चीजें ऐसी होती है, कई फ्रूट्स का जो एडिबल पार्ट्स होता है, क्या खाते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन कहां है। वर्तमान में हम बात करें स्टैटिस्टिकल डाटा, पोमोलॉजी के स्टैटिस्टिकल डाटा, ओलेरीकल्चर के, फ्लोरीकल्चर के, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो आज मैं केवल आपको बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। 2-3 दिन में आपका बेसिक मजबूत करूंगा रिलेटेड ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ठीक है सर, इसमें से कोई क्वेश्चंस पूछा जाता है क्या, पुटअप किया जाता है क्या एग्जाम में। देखो बेटा, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया है अभी तक, तो यहां पूछा गया है पोम्स। पोम्स का मतलब होता है फ्रूट्स। ये एक लैटिन भाषा का है और लॉजी किसका है, ग्रीक भाषा का। तो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। देन लैटिन वर्ड्स एंड ग्रीक लैंग्वेज, दो लैंग्वेज पोमोलॉजी किस जो वर्ड हैं, दो बोथ लैंग्वेज, लैटिन एंड ग्रीक। तो हम इसको ना तो लैटिन कह सकते हैं, लैटिन नहीं कह सकते कि केवल लैटिन से बना, किससे बना हुआ है, ग्रीक से भी बना हुआ है। तो कई स्टूडेंट इस तरीके से रट के लेते हैं कि लॉजी शब्द लगा हुआ है एंड में, तो ये हो गया ग्रीक भाषा का। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि पोम्स जो हैं वो लैटिन भाषा का है और लॉजी ग्रीक भाषा हो। तो पोमोलॉजी दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये यहां तक अभी तक इतना ही बेसिक आपको मैं बता रहा हूं, धीरे धीरे हम बात करेंगे। दूसरा है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर, ओलेरीज कल्चर। ओलेरी, ओलेरी का मतलब है पोट गार्डन।
ओलेरीज, ओलेरी इसका मतलब है पॉट्स गार्डन। पॉट्स गार्डन का मतलब वेजिटेबल्स। पॉट्स गार्डन का मतलब क्या हो गया? वेजिटेबल्स। यानी कि हम बात करें कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन, यानी कि स्टडी ऑफ वेजिटेबल। जिस हॉर्टिकल्चर की जिस ब्रांच में हम खेती करेंगे किसकी? सब्जियों की, उसे हम क्या कहेंगे? ओलेरी कल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? ओलेरी कल्चर। उसके बाद में ये भी किस भाषा से कल्चरल लगा हुआ है? लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। सेकंड थर्ड स्टेप आपके सिलेबस में दे रखी है फ्लोरिकल्चर। कुछ फ्लोर आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, 6-7 फ्लोवर्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे जो अपने सिलेबस में है। बहुत सारी वेजिटेबल्स हमन है, कूल क्रॉप्स हैं, वार्म सीजन की क्रॉप्स वेजिटेबल्स हैं, है कि नहीं? तो ये जो है कूल सीजन की वेजिटेबल्स है वो जो दे रखी है वो हमको सब सारी स्टडी करनी है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इट इज ओके। उसके बाद में फ्लोरिकल्चर मेरे बच्चों, फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर में स्टडी ऑफ फ्लावर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप जीरो से स्टार्ट करो। फ्लोर यानी कि आपने पता है गुलाब की खेती करते हैं अजमेर में सबसे ज्यादा। हम बात करें चेती गुलाब कहां का फेमस है? पुष्कर। और तो गुलाब की खेती यहां राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होती है? अजमेर में, पुष्कर में होती है। तो ये फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत आता है। स्टडी ऑफ फ्लोरिकल्चर यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर, वो किस में आता है? फ्लोरिकल्चर में आता है। फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पोमोलॉजी मैंने आपको बताई, ओलेरिकल्चर मैंने आपको बताया, फ्लोरिकल्चर मैंने आपको बताई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने यहां पे आपको पुटअप किया, क्या किया कि बेटा यहां पर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक बेसिक चीज है कि ये दो भाषाओं से, दो लैंग्वेज से मिलकर बना हुआ है। इट इज, देखो यहां पर कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा, और ये सारी चीजें बेसिक है जो हमारे को पता होनी चाहिए। देखो गुड गुड, ग्रीक लैंग्वेज आपको यहां पे दे रखा है, सेकंड लैंग्वेज आपको लैटिन दे रखा है, थर्ड लैंग्वेज आपको फ्रेंच दे रखा है, और फोर्थ को इंग्लिश दे रखा है। मेनली आप ये बता रहे हो एक और दो आए तो आप बहुत कर दोगे, वो तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी जो है ग्रीक भाषा को दी जाएगी। ठीक है, आप लैटिन भाषा का तो पोम्स मिलकर बना हुआ है, लेकिन लॉजी अंत में लगा हुआ है, उसको सबसे ज्यादा हम बात करें जो वही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये देना, और बोथ आ जाए आपके ऑप्शन में, बोथ, तो बोथ आ जाए तो दोनों लैंग्वेज आप करके आना। यू आर राइट। ठीक है, ओके। आगे हम बात करें, इसके आगे हम बात करेंगे, देखो आगे हम बात करेंगे इसके लैंडस्केपिंग के बारे में। लैंडस्केपिंग का मतलब है, यहां पे आपको पता है लैंडस्केपिंग जो है मोनली आप जानते ही हो। देखो आप घर पर एक गार्डन लगाते हो बेटा, एक समझने की कोशिश करना, घर पर एक गार्डन लगाते हो, आपने एक अच्छा सा गार्डन लगा दिया। अब लैंडस्केपिंग क्या है? लैंडस्केपिंग का मतलब आपने हार्ट ऑफ गार्डन जो है, हार्ट ऑफ गार्डन कौन है? ग्रीन घास जो होती है ना, घास जो होती है अपन लगाते हैं, गार्डन का हृदय कहलाता है। आपने बीच में आपने गार्डन लगा दिया, ग्रीन गार्डन लगा दिया, चारों तरफ सजावटी परगोला लगा दिया, बोनासाई प्लांट लगा दिए, बढ़िया बढ़िया सजावटी। मतलब एक आप मंत्री के बंगले के सामने देखते हो, बड़ी शानदार तरीके से उसको सजाया हुआ होता है, बड़े शानदार शानदार अरेंजमेंट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, अरेंजमेंट ऑफ गार्डन क्रॉप्स, अरेंजमेंट ऑफ, एंड आपको नेचुरल ब्यूटी दिखाई दे वहां पर बहुत सारे, आपको पता है बहुत सारी वो चीजें लगा देते हैं, हाँ, तो वो लैंडस्केपिंग कहलाती है। सजावटी पौधों का अरेंजमेंट करना, गार्डन लगाना, गार्डन के चारों तरफ आपने लगा दिया, परगोले लगा दिए, टोपेरी जिसको हम क्या बोलते हैं? टोपेरी, यानी कि एक साइज देना, हम क्या करते हैं? टोपेरी, एक बंदर जैसी आकृति दे दिया हमने, टोपेरी। तो ये क्या कहलाता है बेटा? लैंडस्केपिंग कहलाता है। ये भी एक तरीके से हॉर्टिकल्चर का माइनर सब्जेक्ट है। क्या सब्जेक्ट है? माइनर सब्जेक्ट है। व्हाट इज पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी? अभी आपको बेसिक बता रहा हूं, कुछ जानकारी नहीं दे रहा हूं, केवल आपको ऊपर ऊपर की बातें याद रखनी है। गारंटी देता हूं बेटा कोई भी चीज आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस मैं जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे कंटिन्यू आपको पढ़ना है। ज्यादा आपको ये करने के इसमें से ये भी पढ़ लू साथ नहीं, आपको इतना ही ध्यान रखना है व्हाट इज लैंडस्केपिंग, बस
ज्यादा दिमाग में हर चीज घुमाने की नहीं है, सबको मैं क्लियर करूंगा, टेंशन नहीं है, लेकिन वो टाइम आने के बाद में। जितना सीपीयू को डोज दी जाती है उसको उतना ही स्टोरेज करो प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। पोस्ट का मतलब बाद में, हार्वेस्टिंग का मतलब तुड़ाई, और टेक्निक का मतलब तकनीक। हमारे भारत में सबसे बड़ी समस्या ये है, आपको पता है, जैसे हम बात करें अमेरिका के बारे में बात करें, ब्राजील के बारे में बात, वहां पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी बहुत शानदार तरीके पे है। 55 से 60-65% तक वहां पर जो प्रोडक्ट हार्वेस्ट करते हैं उनमें जो टेक्निक अपनाई जाती है, पैकिंग की जाती है। अब देखो, जैसे बेटा आपने जैम बनाया, जैम किसका बनता है? एप्पल का, मेनली एप्पल फ्रूट्स काम में लेते हैं। जेली जो है बेटा किसकी बनाते हैं हम? अमरूद की, गवावा की। तो अब ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये एक टेक्निक अपना के प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि अमरूद को हमने तोड़ा, तोड़ने के बाद में उसमें अमरूद में क्या पाया जाता है? पैक्टिन, पैक्टिन पाया जाता है। पैक्टिन से क्या बनती है? जेली। तो एक टेक्निक अपना रहे हैं हम। प्याज है, प्याज को हम हार्वेस्टिंग करते हैं, आप क्या कर रहे हो? बाजार में लेकर नहीं जा रहे हो, मंडी में लेकर नहीं जा रहे हो, लेकिन उसको हम स्टोरेज कर रहे हैं 2-3 महीने तक। और जब भाव फाइनेंशियली किसान को भाव मिलता है तब वो उस हार्वेस्टिंग किया हुआ, और इसके लिए एक मैनेजमेंट अपनाते हैं कि प्याज सड़ना नहीं चाहिए, गलना नहीं चाहिए, एमएस मेलिक हाइड्रोजाइड अंकुरण नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वो एमएस मेलिक हाइड्रोजाइड का क्या करता है? छिड़काव करता है। जर्मिनेशन नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी मिलते हैं। व्हाट इज यू, कोई भी फल है, कोई भी सब्जी है, कोई भी वेजिटेबल्स है, उसको कोई भी फ्लावर है, फ्लावर को हम गुलदस्ता बनाते हैं, मैनेजमेंट अरेंज करते हैं और मार्केट में ले जाते। एक टेक्निक है, क्या है? एक टेक्निक। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में हम ये चीज सीखते हैं कि कोई भी वेजिटेबल हो, कोई भी फ्रूट्स हो, कोई भी फ्लावर हो, उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है जिसको हम मार्केट में बनाकर टेक्निक अपनाकर, जेम, जेली, अचार, मुरब्बा, एक कैंडी, तो ये सारे किसमें आते हैं? पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। ये भी एक माइनर ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की। तो ये किसमें आते हैं बेटा? पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। एक माइनर ब्रांच है सीड स्पाइसेस। सीड स्पाइसेस जो है आप एग्रोनॉमी में भी पढ़ते हो और हॉर्टिकल्चर में भी पढ़ते हो, लेकिन मेनली हॉर्टिकल्चर की ब्रांच है सीड स्पाइसेस। कोरिएंडर पढ़ते हो आप, आपने देखा होगा, धनिया आप पढ़ते रहते हो। तो सीड स्पाइसेस जितनी भी हैं, प्लांटेशन क्रॉप जो हैं, हाँ, प्लांटेशन, सीड स्पाइसेस, एरोमेटिक प्लांट, एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट जो होते हैं, जैसे अफीम है कि नहीं, इसबगोल है, प्लांटेगो ओवेटा है, तुलसी है, हाँ, अश्वगंधा है, जेट्रोफा कर्कस बायोडीजल जिसका हम बनाते हैं, क्या है, क्या बोलते हैं जेट्रोफा कर्कस को? बायोडीजल किससे बनाते हैं? जेट्रोफा कर्कस। इसबगोल का साइंटिफिक नाम नहीं पता, तो ये बेसिक चीजें आनी चाहिए बेटा। अफीम है, अफीम पता है, निंद्रा कहलाता है। तो ये सारी चीजें प्लांटेशन, एरोमेटिक जो भी हैं, चलो नहीं पता वो हम बताएंगे, कोई बात नहीं। वो किसमें हम करते हैं? पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी में। मेडिसिन, एरोमेटिक, सीड स्पाइसेस जितनी भी क्रॉप है वो किसमें आती हैं? हॉर्टिकल्चर में आती है। किसमें आती हैं? हॉर्टिकल्चर में। दैट इज क्लियर। आप मेनली मैंने 3 ब्रांच, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी बताई, फिर लैंडस्केपिंग बताई, फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी बताई। एरोमेटिक्स जितने भी प्लांट है, मेडिसिन प्लांट है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे सिलेबस में। और दूसरी बात करें सीड स्पाइसेस और प्लांटेशन क्रॉप जो है, अभी अपने सिलेबस में नहीं है, 1-2 प्लांटेशन क्रॉप है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे टी है, टी के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कोकोनट है, हाँ, कॉफी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं मेनली इसकी ब्रांचेस के बारे में मैंने क्या किया है? डिस्कस किया है। अब देखो आगे मैं बात करूं, यहां पर देखो, यहां पर आगे मैं मेनली आपको बात करूं यहां पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि व्हाट इज पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होती है? आपको यहां पर दिखाई दे रहा है पोमोलॉजी। ये सारा आपको सिट्रस वर्ग की फैमिली के फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। एक डायग्राम बेसिकली इसलिए कि इमेजिंग आपके दिमाग में बैठे कोई चीज तो अच्छी तरीके से बैठे। पोमोलॉजी का मतलब है बेटा, यहां पर पोमोलॉजी हम इस तरीके से लिखते हैं, पोमोलॉजी। अब इस पोमोलॉजी में एक पोम्स जो है और एक क्या है? लॉजी।
अब पोमोलॉजी का मतलब, इस लॉजी का मतलब हो गया स्टडी करना, अध्ययन करना, और पोम्स का मतलब हो गया फल। तो मतलब कि पोमोलॉजी को हम पढ़ेंगे तो अभी मैंने आपको बताया लैटिन और ग्रीक दो भाषाओं से मिलकर बताने की जरूरत नहीं है। अब इस पोमोलॉजी के अंदर मेनली हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्रूट्स क्या होता है, फ्रूट्स डेवलपमेंट कैसे होता है, व्हाट इज फ्रूट्स। आपको यह बताऊंगा लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि आपको यह तो पता होना चाहिए कि फल कैसे डेवलप होता है। तो आप सबसे पहले पहली ब्रांच ऑफ पोमोलॉजी लिख के सबसे पहले लिख लो, आप सबसे पहले लिखो हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान। और उद्यान विज्ञान की परिभाषा कोई नहीं पूछता, ऐसे लिख लेना आप, उद्यान की फसलों की खेती करना, उद्यान की फसलों की खेती करना। हाँ, लाइव और क्लासरूम का है अंजू सियाग जी, लाइव और क्लासरूम का है, बिल्कुल। आप तो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं बेटा, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट है, जीरो लेवल से वापस रिवीजन करवा रहा हूं। और वो शाम की क्लास 3 से 4, 4 से 5 बजे होगी ना। आज तो कोई टेक्निकल इशू नहीं है, कल कर दिया था हमने। इसमें नीचे आपको सबसे पहले मैं बात बताऊं यहां पे इस पोमोलॉजी के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको यह चीज बताऊंगा, पहले इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, पहले मैं आपको सिखाऊंगा फल क्या है। क्योंकि बेटा जब फल का हमने जिक्र किया है तो यह चीज आनी जरूरी है, व्हाट इज डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, कौन कौन सी कंडीशन के बाद में एक फल बनता है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। आपको कोई चलते हुए पूछ ले व्हाट इज ट्रू फ्रूट्स, व्हाट इज फॉल्स फ्रूट्स, तो आप क्या जवाब दोगे। आपको कोई पूछ ले कि आपको एप्पल वाला जो है फ्रूट्स को हम थैलेमस वाले के रूप में हम जानते हैं इसका कि एडिबल पार्ट थैलेमस होता है, व्हाट इज थैलेमस, व्हाट इज सरस, बेरी टाइप्स, व्हाट इज बेरी टाइप्स। तो ये बेटा बेसिक चीजें मिलकर एक बड़ा विचंड रूप बनता है, और जिससे हमारा जो पूरे माइंडली सीपीयू में है ना, वो चीजें स्टेप बाय स्टेप माइंड में घूमती है। और सबसे इफेक्टिव स्टडी उसी को बोला जाता है कि आपको आपके सीपीयू में स्टेप बाय स्टेप कोई चीज इन्वॉल्व की जाए कि ये ऐसे होगा, इसके बाद में ये प्रोसेस होगी, इसके बाद में ये प्रोसेस होगी, इसके बाद में ये प्रोसेस होगी। मैं बात करता हूं डेट इज क्लियर कॉन्सेप्ट, ये आपकी हर चीज क्लियर होगी। मैं यहां पे कोई वैज्ञानिक की बात नहीं करूंगा, इस सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के फादर किसे कहते हैं मैं नहीं बात करूंगा। फादर ऑफ हम बात करें हॉर्टिकल्चर, मेरी गोंडा को कहते हैं, इंडियन हॉर्टिकल्चर जो है उसके बारे में, क्योंकि अभी ये जो टाइम नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर जो पोम्स आया है इसका अर्थ आपने फ्रूट्स बताया पहले, डेट इज क्लियर फ्रूट्स। लॉजी तो हमें पता है अध्ययन करना होता है, मतलब अध्ययन का मतलब स्टडी कर रहे हैं फ्रूट्स के, तो दोनों शब्द मिलकर मिल गए, कोई बात नहीं है। अब इसके बारे में हम बात करेंगे, देखो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो यहां पे ये मैंने आपको बता ही दिया है अभी, ठीक है। अब यहां पर जो है ये मैंने आपको बता ही दिया है। देखो यहां पे सबसे पहले हम देखेंगे एक स्टेप, हम बात करेंगे कि एक फ्लावर होता है। मान लीजिए मैं आपको यहां पे इस तरीके से बात करूं, देखो आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी, आराम से दिखाई दे रही है। ये देखो कॉमन फ्लावर पार्ट्स, फूल के होगा तभी तो फल बनेगा, बिना फूल फल नहीं बनेगा। यानी कि फ्लावर डेवलपमेंट के बाद में फ्रूट डेवलप होते हैं प्लांट में, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट को तो ये नहीं पता होता है कि लेबल डायग्राम ऑफ फ्लावर कि मेल पार्ट कौन से होते हैं, फीमेल पार्ट कौन से होते हैं। मैं आपको नहीं बता रहा कि आपको एक्सक्यूज कर रहा हूं, आपको ये कह रहा हूं कि सर हमारे को नहीं आता होगा, लेकिन हमें सीखना है। हमें यह भी सीखना है कि मेल और फीमेल, हमें यह भी सीखना है डायोसिस मोनोसिस, हमें यह भी सीखना है गायनोडायोसिस, हमें यह भी सीखना है व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कैसे डेवलप होती है। हमें सारी चीजें सीखनी है ताकि हमें कहीं भी दिक्कत नहीं है। पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊंगा फ्लावर, जो चीज
नेसेसरी है अपने एग्रीकल्चर के लिए, वही चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको पूरा मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि हम एक बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या नहीं पढ़ रहे हैं? बोटनी ऑफ बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं। आपको तो बड़ी बड़ी कॉमन चीजें बताऊंगा। देखो, पहली कॉमन चीज है स्टिग्मा। और मेरे बेटा, आप कभी भी किसी भी फ्लावर को निकालने देखना, एक बार आप प्रैक्टिकली नॉलेज देखना। प्रैक्टिकली नॉलेज इस तरीके की एक संरचना दिखाई देगी आपको, ये जो दिखाई दे रही है ना ग्रीन कलर की। अब इसके ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा बोलते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं बेटा? वर्तिकाग्र बोलते हैं। और इसमें एक नलिका रूपी पूरी जो ये ट्यूब होती है, इससे बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल, प्राग नलिका। क्या बोलते हैं? प्राग नलिका। और इसके अंदर पाई जाती हैं एग सेल्स। कौन सी पाई जाती हैं? एग सेल्स, द्विगुणित अगुणित। यानी कि इसको कंप्लीटली हम क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, आप बिल्कुल बेसिक चीज से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको हॉर्टिकल्चर में, एग्रोनॉमी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपका मुख्य रूप से जोर होना चाहिए बेसिक पर। आपको मैं 3-4 क्लास में बेसिक स्ट्रॉन्ग मजबूत करूंगा। नींव मजबूत करने के लिए आपको पता है बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग बनाने से पहले हम बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, लेकिन इसकी नींव कमजोर है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगा भी नीचे आ जाती है। तो नींव मजबूत होगी तो आप खुद मजबूत होंगे। तो यहां पर ये क्या है? फीमेल पार्ट। इस कंप्लीट को हम क्या कहते हैं? जिसमें ओवरी और स्टिग्मा है, इसे हम क्या कहते हैं? फीमेल पार्ट, यानी कि मादा भाग। प्लांट फ्लोर्स का कौन सा भाग है? ये मादा भाग। उसके बाद में मैं बात करूं, आगे हम बात करें कि सर मेल पार्ट बताओ, मेल पार्ट कौन से होते हैं फ्लावर के अंदर? बेटा, एक इसी के पास में एक छोटे छोटे तंतु लगे होते हैं, सीधे देखा होगा आपने, तंतु लगे हुए है ना। और इन तंतुओं को हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं? फिलामेंट, तंतु जिसको हम बोलते हैं। और इन पर लगे होते हैं व्हाइट व्हाइट कलर के ऊपर एंथर लगे होते हैं, पोलन जिसको हम बोलते हैं। हम बोलते हैं क्या? एंथर, पराग कण जिसको हम बोलते हैं। हाँ, पोलन्स लगे होते हैं और इनको हम पोलन्स या एंथर कहते हैं, यानी कि मेल पार्ट है ये फिलामेंट्स। और सेपल जो है इस तरीके से सेप्टल होती हैं, एक इस तरीके से नीचे की तरफ घूमी हुई सेप्टल होती है, सेपल जिसको हम बोलते हैं, वो होती हैं। और ये जो पूरा भाग है इसे स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमन, यानी कि परागकण। परागकण जो होते हैं, एंथर जो होते हैं, पुंकेसर। एंथर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुंकेसर। और पुंकेसर पर ही क्या होते हैं? परागकण होते हैं। ठीक है, तो इन पे क्या होते हैं? पोलन होते हैं। क्या होते हैं? परागकण। और इन्हें हम क्या कहते हैं? पोलन कहते हैं। और ये पोलन इसके स्टिग्मा पर जाकर गिरते हैं। किस पर जाते हैं? स्टिग्मा पर। पोलिनेशन होगा, और पोलिनेशन होगा तो फ्रूट डेवलपमेंट होगा, चाहे सेल्फ हो चाहे क्रॉस हो। तो जो बात आई बेटा फल की, उस फल के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं। और ये सारी चीजें मैं आपको मेंटली आपके सीपीयू में स्टोरेज कराना चाहता हूं कि ये चीजें आपको पता है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि इस ओवरी के नीचे ये जो ओवरी वाली जो कोशिकाएं हैं, एंड अगुणित कोशिकाएं हैं या द्विगुणित कोशिकाएं हैं, ओवरी हैं, और इसके नीचे एक भाग होता है। इसके नीचे वाला भाग को हम थैलेमस वाला भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? थैलेमस वाला भाग। अब कई ऐसे एब्सेंस होते हैं बेटा कि परागकण की क्रिया होगी, पोलन पराग नलिका के द्वारा ओवरी के अंदर जाएंगे और निश्चित होंगे, फर्टिलाइज्ड होंगे, और एक एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से क्या बनेगा? सीड। सीड के बाद क्या डेवलप होता है? फ्रूट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, सेक्सुअल प्लांट प्रोपोगेशन हो गया। लेकिन यहां पे इस के नीचे एक थैलेमस वाला भाग पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं पुष्पासन वाला भाग। क्या कहते हैं? पुष्पासन वाला भाग। पुष्पासन वाला जो भाग होता है, जिसे हम थैलेमस बोलते हैं, ये क्या होता है बेटा? ये जो परागकण है ये नीचे की तरफ आ जाते हैं, और एक पुष्पासन वाला भाग एक फल में डेवलप हो जाता है। किस में डेवलप हो जाता है? फल में। पूरा जो पुष्पासन वाला भाग है वो किस में डेवलप हो जाता है? फल में। तो वो इसमें जैसे अपवाद में जैसे हम बात करें, एप्पल हो गया, नाशपाती हो गई, स्ट्रॉबेरी हो गई, ये किसके डेवलप होती है? पुष्पासन वाले भाग से। कौन से भाग से डेवलप होती है? पुष्पासन। और ओवरी के नीचे वाला जो भाग है वो पुष्पासन वाला भाग।
अब आपने, मैंने अभी दो टर्म बताई थी, बताऊंगा बेसिकली आगे मैं कंप्लीटली बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कॉमनली बात करूं। एक मैंने आपको बताया था ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स, सत्य और असत्य फल, झूठा फल। अब देखो सत्य फल कौन सा होता है? जिसका निर्माण, जिस फल का निर्माण ओवरी के द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? ओवरी के द्वारा हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा फल बन रहा है। अगुणित कोशिकाओं के द्वारा एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो से सीड बन रहा है, सीड के बाद क्या बन रहा है? फ्रूट्स बन रहा है। तो वो तो कौन से फ्रूट हो गए? सत्य फल हो गए। कौन से फल हो गए? सत्य फल। लेकिन फॉल्स फ्रूट्स कौन से होते हैं? उनका निर्माण ओवरी से न होकर पुष्पासन वाले भाग से हो। किससे हो? पुष्पासन वाले भाग से। और जब पुष्पासन वाले भाग से होता है तो वो जो फल कहलाते हैं वो फॉल्स फल यानी कि असत्य फल कहलाते हैं। जैसे आपने, मैंने एप्पल बताया, स्ट्रॉबेरी बताई, नाशपाती बताई, वो जो इनका खाने योग्य भाग भी कौन सा होता है? थैलेमस होता है। खाने वाला भाग कौन सा होता है? थैलेमस होता है। तो ये जानकारी कॉमन फ्लोर पार्ट के बारे में मैंने आपको बताया, फ्लोर डायग्राम मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आई। अंडरस्टूड? नहीं समझ में आई तो आई गेस्ट आप पूछ सकते हो कि सर, आपको बस इतना ही ध्यान रखना, दैट इज मेल पार्ट, दैट इज फीमेल पार्ट, इतना ही ध्यान रखना है। क्योंकि ये चीजें समझ में आएगी तभी तो आप सेल इनकम्प्लेबिलिटी समझ में आओगे, है कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं। मेल स्टेरिलिटी कैसे समझ में आएगी? मेल स्टेरिलिटी भी इसी पे डिपेंड है। फ्लोर वाले पार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी और उस गड़बड़ी के कारण ही कुछ ना कुछ या बीज में होगी या चल फ्लोर वाले पार्ट में गड़बड़ी होगी। दैट इज अकर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी भी यही है, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी भी है। खुद के अंदर ऐसी अयोग्यता पाया जाना जो कंप्लीट ना हो, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी। सेल्फ का मतलब खुद, चाहे वो पोलन में पाई जाए चाहे वो सीड में पाई जाए, दैट इज सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी। तो उसको समझने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है? ये फ्लोर वाला डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्टली मोनोसियस, डायोसियस, सेल्फ, क्रॉस पॉलिनेशन, मोनो पॉलिनेटर क्या होते हैं, पॉलिनेटर कौन कौन से काम करते हैं, क्रॉस क्या होता है, सेल्फ क्या होता है, सेल्फ वाली क्रॉप कौन सी होती है, क्रॉस वाली कौन सी होती है। मैं कुछ भी किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं लूंगा, पूरा बेसिक बताने के बाद में आपको पूरी बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि ये इसका फादर इसको बोलते हैं, इसका फादर इसको बोलते हैं, इसका फादर ये। पहले कॉमन चीजें तो दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे, ये फ्लोर वाला मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आया तो भी आएगा, एक बार आप जब भी आपको कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हो। देखो एक ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहां पे। देखो पोलिनेशन की प्रोसेस क्या है, पोलिनेशन होता क्या है। देखो इसमें कौन कौन सी चीजें होती है, कैसे होती हैं। अभी आप क्रॉस और सेल्फ को भूल जाओ, मैं केवल मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन, मैकेनिज्म ऑफ पॉलिनेशन, क्रियाविधि क्या है, पॉलिनेशन कैसे होता है। देखो यहां पे क्रॉस और मैं सेल्फ के बारे में बात नहीं कर रहा, आपको तो मैकेनिज्म बता रहा हूं। देखो चाहे ये क्रॉस हो चाहे सेल्फ हो, पोलन ग्रेन्स दैट इज मेल पार्ट, ये स्टिग्मा है, इस पर आकर ये देखो ये पोलन ग्रेन्स है। ये पोलन ग्रेन्स ले जाने का काम कौन करता है? पोलन कहां पर है इसकी हम बात करें, जो है मधुमक्खी, हनीबी, पोलन बास्केट होती है लास्ट में से। जब वो सकिंग ऑफ, जब हम फ्लोर पर होती है और जूस सक करती है ना, उस समय उसके पोलन उसके चिपक के चले जाते हैं। कैसे? पोलन बास्केट के पीछे, पीछे वाले टांगों के पास होती है पोलन बास्केट। ये क्या करेगी, यहां जब आएगी मेल फ्लोर पे आएगी तो यहां से ये परागकण इकट्ठे करके इसके पोलन बास्केट पे चिपक जाते हैं और चिपक के दूसरे प्लांट के या खुद के प्लांट का जो फीमेल पार्ट है उस पर जाकर ये क्या होगी, ये दूसरे प्लांट पे जाएगी और जैसे ही बैठेगी तो इसके स्टिग्मा पर आकर ये पोलन क्या हो जाएंगे, गिरने लग जाएंगे। फर्टिलाइज्ड हो गया, मेल पार्ट का ट्रांसफर हो गया फीमेल पार्ट पर। किसके द्वारा? हनी बी के द्वारा। हनी बी क्या कहलाई? पोलिनेटर। अलग अलग पोलिनेटर के बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम जो है पोलिनेटर जो काम करती है वो फ्लावर वाले में और फ्रूट वालों में हनी बी काम करती है। मैक्सिमम अपन हॉर्टिकल्चर, और भी होगा तो हम बात करेंगे, 4-5 हैं जो हैं वो, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो मुख्य रूप से जो पोलिनेटर में मैक्सिमम काम करती है वो हनी बी करती है। क्या करती है? हनी बी। तो हनी बी पोलिनेटर हो गया और ये क्या हो गया, एक तरीके से पोलिनेशन हो गया। आप इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हो आराम से। आप अगर अंदाजा लगाओ तो अंदाजे लगाकर भी समझ सकते हो, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। इमेज प्रैक्टिकल रूप से भी आप समझ सकते हो, आराम से देखो 2 मिनट समझ सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है। अब पोलिनेशंस के टाइप देखेंगे हम। सिर्फ पोलिनेशन कितने टाइप, परागकण की क्रिया कितने प्रकार से हो सकती है, तो वो भी आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, देखो इधर डायग्राम के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, देखो इसको यहां पे हम बात करें, देखो टाइप्स ऑफ पोलिनेशंस दो पर, एक पहले पढ़ेंगे हम सेल्फ। सेल का मतलब आप आराम से डायग्राम से भी, विजुअलिटी देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि सर वास्तव में रसगुल्ले वाले से टॉप है यार, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, विजुअलिटी समझ में आ रहा है। पोलन कहां पर कर रहा है, खुद का, यानी कि मतलब यह है कि पोलन सेल्फ का पोलन, खुद के फ्लोर का खुद का पोलन, खुद के जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा वाला भाग, उसी पे जाकर गिर रहा है, दैट इज सेल्फ पोलिनेशंस। भाई कई ऐसे, देखो मोनोसियस और डायोसियस कंडीशन आप जानते ही हो, जो अभी मैं बताऊंगा वो आप क्लियर करूंगा। पहले आप ये समझो कि एक प्लांट में मेल संरचना भी, एक फ्लोर में फीमेल संरचना भी है, और यहां से पोलन आकर इसी के स्टिग्मा पर आकर गिर रहे हैं। तो बेटा सेल्फ का मतलब आपने देखा होगा, चाय पीने जाते तो कहीं भी सेल्फ सर्विस, सेल्फ का मतलब आप खुद ही चाय लेकर आओ, कोई दूसरा नहीं आएगा पोलिनेटर आपको देने के लिए। मध्यम मतलब वेक्टर नहीं आएगा, वेक्टर का मतलब जोड़ने वाला, भाई आपको बीच में कोई काम करने वाला, उस चाय को लेके आएगा फिर आपको देगा, वो नहीं है। आप सेल्फ सर्विस है, खुद की सर्विस खुद करो। मतलब सेल्फ का मतलब, पोलिनेशन का मतलब वही परागकण, और सेल्फ का मतलब खुद के फ्लोर में खुद में ही हो रहा है। अब सेल पोलिनेशन की क्रिया हो रही है, ये समझ में आ गई। मैंने आपको क्या बताया कि जो पोलन है, वो पोलन क्या हो रहा है, यहां पर जो गिर रहा है, देखो ये जो पोलन है, अब ये पोलन जाकर यहां के स्टिग्मा पर गिर रहे हैं, स्टिग्मा पर जाकर गिर रहा है, ठीक है, वर्तिकाग्र पर गिर रहा है। और यहां से जो एंथर वाला पार्ट है, यहां से पोलन क्या हुआ, उसी फ्लोवर के स्टिग्मा पर जाकर गिर रहा है, वर्तिकाग्र पर जाकर गिर रहा है, सेम फ्लोवर पर। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल पोलिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल पोलिनेशन कहेंगे। स्वपरागित फसल, स्वपरागित फसल। आप एग्रोनॉमी में भी देखोगे स्वपरागित फसलें, परपरागित फसलें, ऑफ्टन क्रॉस, ना तो सेल्फ ना क्रॉस, ऐसा भी बीज का पौधा है, वो भी मैं बताऊंगा। तो आप पढ़ोगे सेल्फ परागित फसलें कौन सी हैं, और क्रॉस मतलब हम बात करें तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स कौन सी है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स कौन सी है। तो परपरागित फसलें और इनके बीच की जो है ऑफ्टन क्रॉस पोलिनेटेड या ऑफ्टन सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। तो ये सारी चीजें जो है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स कौन सी, उसके बाद में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको ये मैक्सिमम ध्यान रखना है सेल्फ पोलिनेशन कैसे होता है, दैट इज क्लियर। देखो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप अलग अलग टीचरों की पढ़ाने की अलग अलग कलाएं होती है, अलग आर्ट होती है। कोई सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट करता है, मैंने टॉपिक स्टार्ट ही नहीं किया, मैं तो इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर बता रहा हूं। इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर में आप जब किताबें पढ़ते हो ना बेटा, तो कई किताबों में एक लाइन लिखी होती है सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, मेरे सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी को रट लेते हैं, लेकिन उसका सामान्य वर्ड में अर्थ क्या है, हम क्या जान सकते हैं उससे। सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी जब हमारे को पता होगी कैसे होती हैं, तभी तो वो चीज समझ में आएगी। नहीं आएगी तो आप क्या करोगे, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ पोलिनेटेड, आपको कोई पूछ ले कि सेल्फ पोलिनेटेड मींस, नहीं पता, तो फिर रट रहा है, इसका मतलब तो तुम तो रटन विद्या कर रहा है, किताबों में जैसे लिख रहा है वैसे रट रहा है। न नेमरा सुंडा में लिखा हुआ था सेल्फ क्या होता है, डेफिनेशन नहीं लिखा ही हुआ है। प्रोटोगाइनिक कंडीशन, प्रोटोएंड्री कंडीशन कैसे होती है, अकरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड प्लांट जो है, प्रोटोएंड्री कंडीशन के फ्रूट्स कौन से डेवलप होते हैं। एपोमिक्सिस फ्रूट्स कैसे होता है, एपोमिक्सिस क्या है, पार्थेनोकार्पी क्या है, एपोमिक्सिस डिफरेंटेड और पार्थेनोकार्पी दोनों में क्या, अरे जब पता कैसे चलेगा, जब पढ़ाया जाएगा आपको ये चीजें, आपके बेसिक मजबूत होगा।
नहीं तो वही टॉपिक पे जाओगे, चीजें रटोगे, और चीजें रटने पर कई चीजें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली आपको नहीं पता है, आप क्या करोगे, उसको सोचने पर विचार हो जाएगा इसका, और वो इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेनली मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम में आप पढ़ो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मजबूत होनी चाहिए नींव। अगर नींव मजबूत है तो किसी की औकात नहीं है किसी एग्जामिनर के हमारे को फेल कर दे, कोई नहीं फेल कर सकता। गलती थोड़ी सी कमजोरी अपने अंदर होगी ना तो उसको लगता है कि अब ढल गया ये, कमजोरी छोड़ो ही मत। मैं मेरी बात करूं, मेरे भी ऐसी बेसिक बहुत कमजोर था, बाद में धीरे धीरे अपर लेवल पर आया, तब मेरे को पता लगा ये सिस्टम क्या है। अरे जिसका बेसिक नहीं है ना वो डायरेक्ट टॉपिक की सोचता है ना, मैं टॉपिक क्लियर कर लूं। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका उस सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर नहीं है। आपने एग्जामिनर ने तो टॉपिक दे दिया भाई, आपको यहां पर दे दिया कि पोमोलॉजी में ये फ्रूट क्रॉप है, ये तो थोड़ी बताएगा सेल इनकम्प्लीट भी पढ़ो, आप सेल पॉलिनेशन क्रॉप भी पढ़ो, नहीं बताया तो ये तो बेसिक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। आप टॉपिक उठाते हो, किताब में से टॉपिक मिलाते हो, चलने दो। रामायण को ऐसे के सीपीयू में डाल ले तो थोड़ा सा वो एग्जामिनर प्रैक्टिकली बेस पर देते हैं, ये सीपीयू की जो बत्तियां हैं बंद हो जाती हैं, ऐसे करने लग जाती है, झप झुप, बंद करें या चालू ही रखें, बंद करें या चालू रखें, और कंफ्यूज क्रिएट होता है। कंफ्यूज क्रिएट होता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होते हैं, हड़बड़े के चक्कर में गलत करके आते हैं, नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि वो जो एग्जामिनर है वो उस क्वेश्चन को इस तरीके से क्रिएट करता है, इस तरीके से पूछा जाता है कि आपका माइंड कह रहा है मेरे को आ रहा है, लेकिन वो आता नहीं है सच में। कंफ्यूज मतलब आपको लगेगा बिल्कुल इजी क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी, आप उसको फेस कर रहे हो, बिल्कुल इजी तरीके से फेस कर रहे हो, मेंटली फेस कर रहे हो, लेकिन वो दिमाग के अंदर कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। यार नहीं ये, नहीं यार ये, इसका क्या अर्थ होता है, नहीं यार ये, मतलब उस क्वेश्चन की औकात बहुत बड़ी है, आप उसको हल्के में ना लेना भैया, उस क्वेश्चन की औकात बहुत बड़ी है। और औकात तब बताएगा जब आप करके आओगे कि ये होगा, जब बाहर निकल गए अरे यार थोड़ी सी मेंटली मिस्टेक हो गई, मेंटली मिस्टेक नहीं, उस क्वेश्चन की औकात ही इतनी तगड़ी थी कि गलत करके छोड़ेगा आपको। और ये क्वेश्चंस आते हैं लगभग 5 से 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, बिना पढ़े, बिना अच्छे से पढ़े भी अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बच्चा बिना पढ़े भी 12-13 क्वेश्चन तो ठोकेगा। 15 क्वेश्चन तो ऐसे हॉर्टिकल्चर में 20 आएंगे, 15 तो ऐसे करेगा तेरी जैसे उसने वर्ल्ड कप जीत लिया हो, बहुत बड़ा सोना। अरे बेटा सिलेक्शन तो वो 5 ही करवाएंगे, 15 तो तुम्हारे जैसे सारे ही करेंगे। सीटें तो कितनी है, सीटें तो मान ले 1000 है, और आपके 15 क्वेश्चन हो गए हॉर्टिकल्चर में, और आप गा रहे हो, और 15 आपके किसमें हो गए, 10 आपके एग्रोनॉमी में, 10 से 15 एग्रोनॉमी हो गए, एनिमल में पूरे हो गए। आप कह रहे हो यार 60 में से मेरे कम से कम भी है ना, पेपर मीडियम आया, कम से कम भी मेरे 45 से 50 क्वेश्चन सही है। ठीक है भैया, और क्या लॉलीटॉप थोड़ी खा के आए हैं तुम्हारे साथ। अब 45 से 50 क्वेश्चन जिसके सही हैं, लेकिन जो स्टूडेंट 55 पर जा रहा है, 56 पर जा रहा है, 57 पर जा रहा है, सिलेक्शन तो वो लेकर जाएगा वहां से, सिलेक्शन वो लेकर जाएगा। आप लॉलीपॉप कर, क्योंकि आप इंटेलिजेंट समझ रहे हो अपने आप में, मैंने 50 क्वेश्चन ठोक दिए, अब मैं 20 क्वेश्चन तो जीके में ठोक दूंगा और हिंदी में ठोक दूंगा, 70 आंकड़ा हो जाएगा और ये पास हो गया। ऐसे कैलकुलेशन करके वहां से निकलते हैं, 70-80 का निकलकर 80 क्वेश्चनों का कैलकुलेशन निकालकर बिल्कुल पेपर को बाहर लेकर सब कुछ होते हैं। 85% स्टूडेंट पेपर देकर बड़े खुश होते हैं, मेरा सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उसको विश्वास होता है कि मैंने पेपर एग्रीकल्चर का अच्छा किया, मैंने जीके का अच्छा किया, मैंने हिंदी का अच्छा किया। मैं ये वादा करता हूं जब आंसर की मिलाता आता है, धीरे धीरे उसके माइल्यूट मिस्टेक और बहुत सारी माइल्यूट मिस्टेक आती हैं कि नेगेटिव मार्किंग का शिकार होता है। 85% उसको लग रहा था 85% इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, वो रेशियो आते जाता है, वो 1000 सीटों के आसपास ही आके रुकता है। एल मतलब कि वही 5 से 10%, 1000 सीट मतलब इतने 5% बच्चों को तो सिलेक्ट करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हो कितने स्टूडेंट इस चीज के शिकार हुए हैं। बहुत स्टूडेंट शिकार होते हैं। तो मेरा पढ़ाने का औचित्य यह है बेटा, ये चीजें आप थोड़ा सा टाइम लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब है प्रैक्टिकल नॉलेज पे आप ज्यादा फोकस करोगे तो आपको कोई हरा नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। चारों ऑप्शन के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है
तो दुनिया की कोई ताकत आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकती। गलत कब होगा? जब तीन ऑप्शन का पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है, गलत तब होगा। इस एक ऑप्शन में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी भी है, एक ऑप्शन में क्रॉस भी है, एक सेल्फ भी है, एक में प्रोटोगाइनी कंडीशन है, प्रोटो एंट्री कंडीशन है। तीन ऑप्शन दे रहे हैं, तीनों का पता है आपको। प्रोटोगाइनी कंडीशन, पहले फीमेल भाग का परिपक्व होना। प्रोटोगाइनी, गायनी का मतलब गाय, प्रोटोगाइनी पहले फीमेल परिपक्व हो रहा है, एंड्री पहले मेल परिपक्व हो रहा है। सेल्फ इनप्लॉयबिलिटी, खुद में ही ऐसी इनप्लॉयबिलिटी पाया जाना है कि जो है सेल्फ इनप्लॉयबिलिटी, खुद के अंदर कोई ना कोई अयोग्यता पाई जाना, चाहे पोलन हो। तीनों का आपको मींस पता है, तो चौथे को तो आपको अपने आप पता है। तो मींस ये है, इसे हम क्या कहते हैं, इस तरीके की मैक्सिमम को हम सेल्फ पोलिनेशंस कहते हैं। उसके बाद में आगे जो है, मैं ये चीज आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन के अंदर बता रहा हूं, रोज बताने की मेरी वो हिम्मत भी नहीं है। मैं आपको एक तरीके से डाइवर्स दे रहा हूं। अब यहां पे 20 बैठे हो, 25 बैठे हो, 40 स्टूडेंट बैठे हो, लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। मेरे पास आप शाम को भी आओगे तो भी मैं मना नहीं करूंगा। आप रात को 11 बजे फोन करोगे, सर मेरे को समझ में नहीं पड़ूंगा, आपको डेली के डेली टेस्ट के लिए नहीं मना करूंगा, आपको जो भी चीज पढ़ने के लिए नहीं मना करूंगा। आप पहली बार आए मेरे पास, मैंने पूरा स्टडी मटेरियल आपको दे दिया, बिना कुछ किए, बोलो लो पढ़ो, आराम से लिखो, यस या नो, ठीक है। तो अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं पीपीटी के बेस पे पढ़ा रहा हूं। पीपीटी के बेस पे मतलब आपको ये अंदाजा लगाना होगा कि मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें ज्यादा फोकस करवा रहा हूं, क्योंकि आपको जब भी टॉपिक समझ में आएगा जब आपकी प्रैक्टिकल चीजें समझ में आएगी, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर आगे की बात करूं, यहां पर देखो क्रॉस के बारे में, देखो क्रॉस के बारे में मैं बात करूं, यहां पर देखो, तो क्रॉस जो है, इस क्रॉस के बारे में देखो, यहां पर आराम से इस डायग्राम से समझने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर जो है क्रॉस का मतलब हो गया, एक इधर से आ रहा है और एक उधर जा रहा है, और एक उधर से जा रहा है, एक इधर जा रहा है। देखो कैसे, इसके जो पोलन है, इसके पोलन इसके स्टिग्मा पर जाकर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर। अलग अलग प्लांट पे लगे हुए हैं, या एक ही पौधे पर फीमेल अलग है और मेल अलग है। मैं कुछ लिखा नहीं रहा आज की क्लास में, केवल और पूरा लिखवाऊंगा बेटा, डायग्राम भी बनाऊंगा, एग्जाम्पल भी लिखाऊंगा, सब लिखाऊंगा, लेकिन पहले वो चीज आप समझने की कोशिश करा। अपने पास अपार समय है। मेरी हॉर्टिकल्चर और एग्रोनॉमी में तो आपको ऐसे मतलब हीरा चमकता है ना, हीरा तो बाहर से देखते ही चमकने लग जाता है हीरा, देखते ही, तो वो चमक बना दूंगा आपके चेहरे में, चमक आएगी कि अब तो मुझे, आपको कहीं भी कोई किसी भी जगह किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे आप तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पे आप इमेज करो, केवल कल्पना करो, अपने मेंटल को इस तरीके से बना लो कि किसी चीज को देखकर उसके बारे में इमेज करें, कल्पना करें, और वो चीज हमारे सीपीयू में क्या हो जाए, इकट्ठा हो जाए, स्टोरेज हो जाए। वो इफेक्टिव स्टडी कहलाती है। रटने वाली इफेक्टिव स्टडी नहीं होती है। इमेज करो कि यहां से पोलन आए, या तो दूसरे प्लांट के दूसरे, यहां से पोलन आए, इस फ्लावर के पोलन इसके स्टिग्मा पर आकर गिर रहे हैं, वर्तिकाग्र पर, क्रॉस हो गया ना। सेल्फ थोड़ी हुआ, खुद के प्लांट में खुद में नहीं है, दो अलग अलग प्लांट के अलग अलग फ्लावर हैं, इसके पुंकेसर जाकर इसके स्टिग्मा पर जाकर गिर रहे हैं। पोलिनेटर का तो काम करेगा, यहां पे पोलिनेटर का तो काम करेगा, वो क्या कहलाएंगे, पोलिनेटर कहलाएंगे, जैसे हनी बी है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन। क्या कहलाता है, क्रॉस। ए और बी दो प्लांट है, एक के पास हम बात करें स्टिग्मा है, तो इसके पुंकेसर इसके ऊपर जाकर जाते हैं, इसके जो मेल पार्ट इसके ऊपर जाकर गिर रहे हैं, ट्रांसफर है हो रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस। क्या कहते हैं, क्रॉस। तो ये जो है ये मुख्य रूप से कौन सा है, क्रॉस पोलिनेशन है। कौन सा है, क्रॉस पोलिनेशन है, ठीक है। तो आपने इमेज कर लिया ये सारी चीजें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, समझ में आ गया कि नहीं है। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है किताबों में क्रॉस क्या हो गया और सेल्फ क्या हो गया, रटने की जरूरत है क्या, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर हमने तो इमेजिंग, हमने आपने डायग्राम बताया और डायग्राम से हमारे को समझ में आ गया। पहले आपने फ्लोर पार्ट बता दिया, पूरा फ्लोर में मेल और फीमेल आपने अच्छे से बता दिया, उसके बाद में क्रॉस और गुण। लेकिन कई स्टूडेंट अभी तक जो 12वीं लेवल के हैं, जो बीएससी करके आ चुके हैं, ये चीज तो समझ में आ गए, लेकिन कईयों को ये चीज समझ में नहीं आती है, गायनोडायोसिस कंडीशन कैसे अकरिंग ऑफ दिस फ्लावर। आपने पपाया के अंदर एक चीज आएगी, गायनोडायोसिस वेराइटी, डायोसिस वेराइटी आएगी कि नहीं, आप भी रटते हो, पढ़ते रहते हो। व्हाट इज गायनोडायोसिस, एक में नर को यूज लेते हैं, एक में नर की आवश्यकता ही नहीं है, आप अंदाजा लगाओ। तो उसको भी हम थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मैं उसको इतना इजी वे तरीके में समझाऊंगा
किताबी कीड़ा बनने की आवश्यकता नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे, मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। देखो देखो यहां पे तीनों कंडीशन में डायग्राम के माध्यम से बताऊंगा, और इतनी शानदार बताऊंगा कि आप खुद पेन पे लिखोगे कि यार सर ये लो, कभी भी नहीं भूलोगे। क्योंकि कई, अब इनका आप देखते हो मोनोसियस, डायोसियस, लेकिन हिंदी में लिखते हैं ना तो अलग अलग अर्थ हो जाता है। मोनोसियस को हम बोलते हैं द्विलिंगी, है ना, डायोसियस को हम बोलते हैं एकलिंगी। अब इंग्लिश में बोले तो डायोसिस का मतलब दो, डायोसिस का मतलब दो, तो आप इसको एकलिंगी समझ लेते हो। सॉरी, डायोसिस का मतलब दो, इसको क्या समझ लेते हो, द्विलिंगी समझ लेते हो। आप समझना, मोनोसिस मतलब एक लिंगी, मोनो का मतलब एक लिंगी, लेकिन उल्टा हो जाता है मामला, और उल्टा होते हैं कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी। देखो कैसे, पहली चीज तो ये सिक्योर रखो कि हमें एक तो इंग्लिश में टर्मोलॉजी यूज करनी है, मोनोसियस और डायोसियस। पहली शर्त तो ये रखो, कंफ्यूज खत्म, कि हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, चाहे कोई सी भी हो। तो आप ये सोच लो कि दो वर्ड तो अपन को इंग्लिश में याद करना है, इसको हिंदी में भी यही लिखे होते हैं, मोनोसियस और डायोसियस। कंफ्यूज खत्म। देखो यहां पे मैं आपसे बात करूं बेटा, यहां पे मैं आपसे बात करूं तो ध्यान रखना कि यहां पर जो है अंजू सियाग बोल रही सर मेरे साथ होता है ऐसा। कोई बात नहीं बेटा, मैं क्लास ले रहा हूं हाँ, लाइव क्लासरूम से, आज बेटा क्लासरूम से देखो मोनोसियस में आप आराम से देखना, एक पिंक कलर का फ्लोर दिखाई दे रहा है, पिंक, ठीक है, और एक ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लांट क्या है, एक ही। प्लांट क्या है, दो अलग अलग। प्लांट क्या है, एक ही। अब समझना, एक्चुअली बिल्कुल एक ही प्लांट पर दो फ्लावर हैं, मादा भी हैं और नर भी हैं। अब पिंक कलर किसका पसंद है सबसे ज्यादा, पिंक कलर किसको पसंद है सबसे ज्यादा, लड़कियों को। देखो तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, आप पहचान जानते हो कि लड़कियों का पिंक कलर पसंद है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर तो है, मामला गड़बड़ है कहीं ना कहीं, है। सबसे पसंदीदा कलर है पिंक लड़कियों का, और सबसे पसंदीदा कलर है ब्लू कलर लड़कों का, ज्यादातर ब्लू हैंगओवर, ब्लू हैंगओवर है। तो ब्लू जो है उसे हम कहते हैं मेल पार्ट, मेल फ्लावर, उसको हम क्या कहेंगे, मेल फ्लावर। आप ये कॉन्सेप्ट समझो ना बेटा, नरफूल, नरपुष्प, और फीमेल वाला जो पिंक वाला है ये, इसको हम समझो, क्या समझेंगे, फीमेल, मतलब मादा पुष्प। मोनोसियस डायोसियस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ना किताबों में रटने की जरूरत है। बस ये कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना, इंग्लिश में ही यूज करना है, एकलिंगी द्विलिंगी सब भूल जाओ, टर्म यूज करो मोनोसियस एंड डायोसियस, बस कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, मोनोसियस के बारे में, तो सर क्या कहोगे, मोनो का मतलब एक ही प्लांट है, मोनो का मतलब एक प्लांट, फ्लोर अलग अलग, एक प्लांट। मोनोसियस एक ही प्लांट पर मेल फ्लोर भी हो और फीमेल फ्लोर भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसियस कंडीशन। उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसियस कंडीशन। डोंट डाउट, ओके। ये तो मोनोसियस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हो गया नहीं, लिखाऊंगा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम भी बनाऊंगा, लिखवाऊंगा भी नहीं, टेंशन नहीं है, केवल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वेरी बेसिक है। डायोसियस, डायो का मतलब दो, दो अलग अलग प्लांट। और ब्लू कलर कौन सा है, ब्लू का मतलब लड़कियों का कलर है, लड़कियों का कलर मतलब मादा संरचना, लड़कियां क्या है, मादा, फीमेल ये लड़कियां। तो ब्लू, ब्लू मतलब मादा पुष्प और नर पुष्प अलग अलग प्लांट पर अलग अलग हो, एक पर नर पुष्प हो और एक पर मादा पुष्प हो। तो ब्लू, पिंक भी अलग है और ब्लू भी अलग अलग। तो दो अलग अलग पादपों पर नर पुष्प का अलग होना और मादा पुष्प का अलग होना क्या कहलाता है, डायोसियस कंडीशन। क्या कहलाती है, डायोसियस कंडीशन। बहुत सारे एग्जांपल भी लिखाऊंगा मैं अभी। डायोसियस कौन से फ्रूट्स हैं, मोनोसियस वेजिटेबल्स कौन सी है, डायोसियस वेजिटेबल्स कौन सी है, गायनोडायोसियस फ्रूट्स कौन से हैं, बट दैट इज क्लियर। हाँ, एग्जाम में पूछे तो नहीं जाते, लेकिन अपन को तो क्या करना है, प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट पूरा करना है।
क्योंकि हमारे जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, 5-7 क्वेश्चन आते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। वो तभी गलत नहीं होंगे जब आपकी बेसिक मजबूत होगा, चाहे एग्जाम में कितना भी प्रैक्टिकल पूछ ले। अब बाइसेक्सुअल जो होता है प्लांट या बाइसेक्सुअल, जिसको हर्मोपोडाइट्स बोलते हैं, जिसको हम गायनोडायोसियस कहते हैं, गायनोडायोसियस, उभयलिंगी, हिंदी में क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी हर्मोपोडाइट जो हैं, या हम इसे कहते हैं गायनोडायोसियस। प्लांट भी एक ही है और पुष्प भी एक ही है, और उस एक ही पुष्प में इधर पिंक कलर दिखाई दे रहा है, इधर ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। आप इसको व्हाट इज अंडरस्टूड करने की, समझने की कोशिश करना कि दो अलग अलग फ्लोर हैं, यहां पर दो अलग अलग प्लांट पर दो अलग अलग फ्लोर लगे हैं, लेकिन प्लांट सेम है, सेम ही आपके फ्लोर है, एक ही फ्लोर में मेल भी है और एक ही फ्लोर पर फीमेल भी है। इधर देखो हाफ 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 पर क्या है, ब्लू कलर, और हाफ पर क्या है, पिंक कलर। तो इस बाइसेक्सुअल हो गया, ये क्या हो गया, बाइसेक्सुअल। एक ही पुष्प पर दो मेल फीमेल दोनों संरचनाएं हैं, मेल पुष्प भी हैं और मादा पुष्प भी है, मेल संरचना भी है और फीमेल संरचना भी, उसे बाइसेक्सुअल हर्मोपोडाइट या उभयलिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयलिंगी गायनोडायोसियस। गायनोडायोसियस में नर की आवश्यकता नहीं होती है ना, क्योंकि उसमें तो मेल भी है और उसमें फीमेल में। लेकिन डायोसियस में नर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, क्योंकि डायोसियस में नर की जरूरत है, मेल भी ना, 10 के बीच में एक नर लगाते हैं। दैट इज राइट। आपने पपीता में देखा होगा कि पपीता में डायोसियस वेराइटी होती है, उसमें 10:1 रखते हैं, 10 मादा के बीच में एक नर तो लगाना जरूरी है, जबकि गायनोडायोसिस वेराइटी में किसी नर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 10 के बीच में एक नर लगाओगे तो पोलिनेशन अच्छा हो जाएगा। जब आराम से पोलिनेशन हो जाएगा, फ्रूट बन जाएंगे, नर को तो हटा लेंगे और मादा को रख लेंगे। कोई थोड़ा 10% रखेंगे बस नर को, और हटा लेंगे, सबको उखाड़ लेंगे, क्योंकि हमारे को तो फल ही, तो फल कौन देगी, मादा। ये कॉन्सेप्ट कब समझ में आता, नहीं तो किताबों में समझते, आप रटते किताबों में कि गायनोडायोसिस में नर की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, डायोसिस में नर की आवश्यकता है। ये तो रटने की बात है। और आपने इमरान सुंडा की लाइन रट लेते, आपको कोई पूछ देता, कोई जाता हुआ, तो ये चीज समझ में आती है क्या, नहीं समझ में आती। तो मेनली मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं जो आज की इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्लास है, आज की इसमें मैं आपको इसमें पीड़ा में यही बता रहा हूं कि आपकी जो बेसिक चीजें हैं ना, उनको आप क्लियर करो, मजबूत करो, और वो चीजें मजबूत होगी तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अब बताओ, मैंने इमेज के माध्यम से आपको समझाया क्लासरूम में, आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको सभी को समझ में आया? आगे बैठे वाले को समझ में आया, पीछे बैठे वाले को समझ में आया, पीछे वाले लाइन वाले को समझ में आया, और पीछे वाले को समझ में आया, मतलब आया। तो ये चीजें एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि मोनोसियस कंडीशन क्या होती हैं, डायोसियस कंडीशन क्या होती हैं, बाइसेक्सुअल क्या होती हैं। एक बार आप खुद इसका दिमाग में, किताब में लिखने की, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है। इस डायग्राम को देखकर जैसे मैंने बताया उसको इमेज करो अपने सीपीयू में कि दैट इज मोनोसियस, दैट इज डायोसियस, दैट इज बाइसेक्सुअल या गायनोडायोसियस। एक बार आप इमेज करो ताकि वो चीज जिंदगी के लिए आपके माइंड में, सीपीयू में सेव हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि किताब में नोट्स बना के उसको रट लो, मैं नहीं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूं पहले इस इमेज जो मैंने बताया उसको अपने सीपीयू में रिपीट करो कि सर ने जो बताया वो अपने दिमाग ऑब्जर्व कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिपीट करो। मैं कहता हूं कि किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चीज जिंदगी के लिए सेव हो गया आपके दिमाग में। ऐसे दिखता है, यहां बता दो कि यार हटाओ इसको, ऐसे ही पढ़ाऊंगा पूरी हॉर्टिकल्चर, पूरी हॉर्टिकल्चर ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं। हाँ, बाइसेक्सुअल वाला, बाइसेक्सुअल कई ऐसे होते हैं जिनमें बाइसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है। वो डायोसियस, मोनोसियस तो है ही है, लेकिन कई ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें बाइसेक्सुअल कंडीशन पाई जाती है। जैसे कभी कभी अपन कहते हैं जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, हो ही जाते हैं, एक जैसे दिखने में सेम, जुड़वा भी होते हैं, जुड़े हुए भी होते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से हम बात करें जेनेटिकली विकार है, तो इसमें भी एक तरीके से आप देखो तो जेनेटिकली विकार मान सकते हो इसको। हाँ, ऑटोमेटिक नेचर के रूप में होता है, कोई करवाता थोड़ी है, नेचर ऑटोमेटिक। मैंने क्या बोला है, मैंने एग्जांपल बताया कि कोई जुड़वा बच्चा हो गया, सेम बच्चा हो गया, नेचुरली जेनेटिकली फैक्टर की वजह से हो रहा है। तो इसमें
कई ऐसे जिसमें हम गायनोडायोसिस कंडीशन, कई वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है कि कई ऐसे प्लांट देखा गए हैं जिनमें एक फ्लोर में, एक ही फ्लोर, सेम फ्लोर में फीमेल और मेल दोनों संरचनाएं पाई गई। तो इनसे हटकर उनको नाम दे दिया गया बाइसेक्सुअल प्लांट। कौन सा नाम दे दिया? बाइसेक्सुअल प्लांट, गायनोडाइसिस प्लांट, हर्मोटाइड्स प्लांट्स। तीन नाम है, बायोसेक्सुअल, हर्मोपोडाइड्स,
वॉइस आ रही है, वॉइस आ रही है। तो मैंने देखा नहीं, मैंने पढ़ा रहा था बच्चों को ना। चेक, ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ। वॉइस नहीं आ रही है दादा यार, बच्चे बोल रहे थे। आपके पास तो आ रही है, लेकिन आगे वाले के पास नहीं आ रही। सभी के पास वॉइस आ रही है?